हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लास्ट अस्सलाम। टाइम हमने कहाँ तक किया था? ज़रा मुझे सर आपने लास्ट टाइम करवाया था पायलट कन्वर्जन हम कन्वर्जन। कर रहे थे। कन्वर्जन, राइट? अच्छा सर, अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जस्ट मुझे वापस बता देंगे ये बॉटम अप और टॉप डाउन, सिर्फ ये दो बता दें बस। अच्छा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। ये बात है। कोई बात नहीं, मैंने वो बाकियों को अनम्यूट करके पूछ लिया, तो वो आवाज़ आ गई। वो मुझे अंदाज़ा हो गया था कोई इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन हूँ। ठीक, चल, थैंक यू। जी, जी। अच्छा, ये टॉप डाउन, बॉटम अप मैं बता देता हूँ। टॉप डाउन बेसिकली ये जब हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर आता है ना, तो ये बात याद रहे कि जितनी फेजेस हमने अभी तक पढ़ी है ना, तो हर फेज की अपनी अपनी एक टीम होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो डेवलपमेंट करती है उसको हम डेवलपमेंट टीम कहते हैं। अच्छा, जो टेस्टिंग करती है उसको हम क्यूए की टीम कहते हैं, क्वालिटी इश्योरेंस की टीम। जो डिज़ाइनिंग करता है वो डिज़ाइनिंग टीम कहलाता है। उसके टीम डिज़ाइनिंग टीम के अंदर भी 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं: जीयूआई डिज़ाइन, प्रोसेस और डेटाबेस डिज़ाइन। एक मिनट प्लीज। नहीं नहीं, जो पीछे से कवर हो, जो पीछे से कवर भी हो, जो पीछे से कवर हो ना, यार वो जो लेबर वाले होते हैं, लेबर वाले। नहीं नहीं, कहाँ से होते हैं? पीछे भी तो होता है ना कवर। हाँ, आगे से ऐसे ही होता है। प्लास्टिक के जो होते हैं, पीछे से भी कवर होता है ना। मेरी क्लास है ना, मैं भी क्लास पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो टॉप डाउन, तो मैं इसी कह रहा था कि जो टेस्टिंग करते हैं वो बेसिकली क्वालिटी इश्योरेंस की टीम होती है। तो जब हम डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो हम क्वालिटी इश्योरेंस वाली टीम को सॉफ्टवेयर दे देते हैं। अच्छा, अब होता बेसिकली क्या है कि डिपेंड करता है कि टेस्ट, ये तमाम टीम्स के जो हेड्स होते हैं वो मिलकर ये डिस्कशन करते हैं कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे की जानी चाहिए। तो एक अप्रोच होती है, ये अप्रोचेज हैं बेसिकली दो: टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन में बेसिकली ये होता है कि टेस्टिंग टीम जो है वो पूरे सॉफ्टवेयर के बनने का इंतज़ार करती है। जब वो मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली क्यूए की टीम को दे देते हैं। लेकिन बॉटम अप ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर के जो जो मॉड्यूल बनता जाता है वो हम देते जाते हैं, ताकि पूरे सॉफ्टवेयर, जब पूरा सॉफ्टवेयर बन बन जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे आना, मतलब पूरी बिल्डिंग बन गई, अब उसको टेस्ट करना शुरू करो। बॉटम अप, जूं जूं बिल्डिंग इमारत तामीर होती जा रही है, साथ साथ टेस्टिंग करते जाओ। तो दोनों अप्रोचेज हैं। तो दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। क्लियर? ये सब आगे चलो। बाकी सारा मैंने सुन लिया था, क्लियर हो गया था, बस ये दोनों में प्रॉब्लम आ रहा था। सर ओके। इसमें बुक में लिखा था कि सैंडविच टेस्टिंग अप्रोच है, कंबाइंड टॉप डाउन एंड बॉटम अप टेस्टिंग भी। तो सर काइंडली इसका बताएंगे सैंडविच टेस्टिंग क्या है? कौन सी? बुक में सैंडविच टेस्टिंग। सेल्विज?
ये सैंडविच। सैंडविच सैंडविच सैंडविच। हाँ, इसको ये सैंडविच तो खैर थोड़ा सा इनफॉर्मल नेम है, हम इसको हाइब्रिड बोलते हैं। होता बेसिकली क्या है कि जो जो चीज़ किताब में लिखी है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग मैं बताऊं, मैं तो हम सॉफ्टवेयर तो मतलब मैं पिछले 16 साल से डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अब उस केस में हमारे पास जो चीज़ किताब में लिखी होती है ना, वो मनोवन उस तरह से अप्लाई नहीं हो रही होती। तो टॉप डाउन एक अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जेन्युइनली जहाँ एक जगह पे टॉप डाउन हो रही है तो वहाँ बॉटम अप नहीं होगी, ये हम नहीं कह सकते। बेसिकली प्रैक्टिकल चीज़ क्या होती है? हाइब्रिड। मैं उसको हाइब्रिड बोलूँगा, किताब में उसको सैंडविच किया हुआ है ना। सैंडविच का मतलब होता है कि दोनों का मिक्सचर। मैं उसको हाइब्रिड कहता हूँ। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाइब्रिड अप्रोच। तो हाइब्रिड अप्रोच का मतलब होता है कि हम हर अप्रोच डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बाज़ औक़ात एक ही सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट टॉप डाउन से हो रहा होता है, कुछ पार्ट बॉटम अप से हो रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन के डायनेमिक्स क्या हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। ये हम इस अब फॉर एग्जांपल, अगर सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी डिलीवर करना है, बाज़ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि भाई दो दो डिलीवर करो, डिलीवर करो। अच्छा, अब हमारे पास एक वक़्त में एक सॉफ्टवेयर तो होता नहीं, लेकिन क्लाइंट को एक ही सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास, हमारी भी गलती कह लें, क्या होता है कि बिज़नेस तो करना है, हमारे पास एक में कई प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसको हम कहते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट लॉग होता है। तो अगर हमें कोई डेडलाइन नज़र आ रही है और बहुत जल्दी हमें किसी को देना है, तो बाज़ औक़ात हम क्लाइंट को मुतमईन करने के लिए बिना टेस्टिंग के भी दे देते हैं कि भाई ले ले तुम। अच्छा, वो क्या होता है, इतने में वो मुतमईन हो जाता है। अच्छा, अब जितनी देर में सॉफ्टवेयर उसके पास जाएगा, वो उसको डिप्लॉय करेगा, शुरू करेगा, हम पैरेलल में अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन हम हर एक के साथ ही काम नहीं करते, हम डिपेंड करते हैं कि यार अब अगर जब पानी सर से गुजर गया है, अब क्लाइंट बस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है तो दे दो यार इसको। तो हम ये काम करते हैं। तो बाज़ वक़्त ये भी होता है। तो रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी एक्चुअली। जी, लेकिन इट डज़ सर नॉट मीन कि आई हैव एनी कॉन्ट्रडिक्शन विद द थ्योरी। सर इसमें ये जो अभी टॉप डाउन में आपने बोला ना कि इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सॉफ्टवेयर जो है वो उनको देते जाते हैं, ठीक है। और बॉटम अप में नहीं, आपने देते नहीं बोला जाते। किसको देते जाते हैं? मीन्स के जिन्होंने भी क्वालिटी बनवाया इश्योरेंस होता को। हुँ। है सर्विस क्वालिटी वाले को ना, मीन्स के ये क्वालिटी अभी इश्योरेंस। सर। हाँ, ठीक हो गया सर। हुँ। लेकिन इसमें तो वो चांसेस नहीं होते कि अब जैसे एक सॉफ्टवेयर हमने पूरा बनाया तो हमने उसमें उसके डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, कहाँ पे एरर आ रहा है सारा, डेफिनेटली वो हम पहले यूज करके फिर ही उनको देंगे ना। और ये जो टॉप डाउन वाला, ये तो हम बगैर टेस्ट किए नहीं, नहीं नहीं, देते जा रहे होते अगर हम उनको। ओहो! हम आप क्या कह रही हैं, टेस्ट करके हाँ, क्वालिटी वालों को देंगे? हाँ सर, मतलब कि ये वाला जो टॉप डाउन है इसमें तो एरर रह नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अभी उसका बाकी पार्ट कंप्लीट नहीं किया। जितना पार्ट हो गया हमने वो उसको हैंड ओवर कर दिया। नहीं, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर मुझे हम ये क्लियर उनको नहीं हुआ सर। बग फ्री देंगे तो वो क्या करेंगे? वो उसको यूज करेंगे सर। बस वही ले लो यार, वो जो ऑरेंज कलर के होते हैं, ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर के होते हैं। अगर हमने सारी टेस्टिंग करके दे दी तो क्वालिटी इश्योरेंस वाले क्या करेंगे? हेलो जी, जी, मैं कह रहा हूँ अगर हमने ही सारी टेस्टिंग करके दे दी तो फिर क्वालिटी इश्योरेंस वाले क्या करेंगे? सर, क्वालिटी एश्योरेंस का बेसिक काम क्या है? उन्होंने ये करना है कि उन्होंने जो हम सॉफ्टवेयर उनको बना के दे रहे हैं वो उसको टेस्ट करेंगे हाँ, तो या उसका उसको क्या? इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, टेस्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट थोड़ी अच्छा, करेंगे वो टेस्ट लोग। करेंगे। ठीक क्वालिटी हो गया इश्योरेंस फिर का ठीक। मतलब क्या है? सर मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हम हमारे बैंक में होता है उसमें ये होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस में वो ये देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे लैक्स आ रहे हैं ऑपरेशंस में। फिर वो नहीं, उनको पॉइंट आउट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, असल में आपने टेस्टिंग का जो शुरू का लेक्चर था ना वो शायद मिस किया है। मैंने पहले ही बताया था कि टेस्टिंग के दो बड़े मकासद होते हैं, एक होता है वेरिफिकेशन और एक होता है वैलिडेशन। अगर ये ऐसे ही है कि डेवलपमेंट टीम से कभी भी टेस्टिंग नहीं कराई जा सकती, क्यों? जो डेवलपमेंट कर रहा है वो कभी भी टेस्टिंग नहीं कर सकता। ये ऐसे ही पेपर लिखने वाला ओके। एग्जामिनर थोड़ी होगा। तो क्वालिटी इंश्योरेंस वाले के दो काम है। पहली चीज, क्वालिटी इंश्योरेंस वाले ने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, वो जी सर। एक न्यूट्रल एम्पायर है।
ठीक है, उसको हम सॉफ्टवेयर देते हैं। वो करता क्या है कि उसको हम एसआरएस भी देते हैं। अब आई होप कि अब आपको ये सब चीज़ें मालूम है। मैं बिल्कुल प्योरली टेक्निकल में बात करूंगा। एसआरएस हम उसको देते हैं और हम जी उसको सर। सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूटेबल वर्जन देते हैं और उसको कहते हैं भाई ये लो टेस्ट करो। वो क्या करता है, जी टेस्ट केस बनाता है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है और दो चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करता है। पहली चीज़, वो ये वेरीफाई करता है कि आया कि सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम अपनी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स जो कि एसआरएस में मेंशन है उसको पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। पहली बात ये हो गई वेरिफिकेशन। दूसरी बात, वो इस चीज को एसेस करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं है, बग से मुराद एरर। तो जी ये दो सर, काम होते हैं। ठीक होगा सर। और कोई चीज? नहीं सर, बाकी मैंने आपका लेक्चर सुना होगा। ओके, और किसी का कोई सवाल प्लीज? जी सर, मुझे पूछना है। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अल्फा टेस्टिंग होती है, उसमें हम जो ना सिस्टम को रिलीज करने से पहले वेरिफिकेशन इन हाउस करते हैं। सर उसमें ये पूछना था मुझे कि जो उसके मॉड्यूल्स होते हैं और उसकी जो वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर ये करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप इसमें करते हैं अल्फा टेस्टिंग में? जो वेरिफिकेशन इन हाउस होती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं या टोटल पूरा सॉफ्टवेयर उठा के हम जो ना यूजर से जो ना टेस्ट करवाते हैं अपने इन हाउस यूजर से? नहीं, स्टेप बाय स्टेप से क्या मुराद है? सर जैसे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे मॉड्यूल जो बनते जाते हैं सॉफ्ट, हम्म तो वो करते हैं फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप अच्छा समझ रहे हैं देखिए, मेरी बात? हाँ। अगर स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है आपका कि एक मॉड्यूल बन गया, अगला मॉड्यूल आ जी गया, तीसरा मॉड्यूल आ गया, तो अल्फा टेस्टिंग अल्फा टेस्टिंग का मकसद है ना, वो ये है कि अभी सॉफ्टवेयर के फीचर्स मुकम्मल नहीं हुए। ठीक है, अभी उसमें जी फीचर्स सर। मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन इसका ये मतलब भी कि उसमें कुछ फीचर्स मुकम्मल हो गए। ठीक है, जी तो सर। पहली बात। दूसरी बात, हम उसको इन हाउस टेस्टिंग कराते हैं। इन हाउस जी टेस्टिंग का मतलब क्या है कि अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम को दे दें। जी बाज़-औक़ात ये होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम जो है, वो तमाम तर टेस्टिंग के बावजूद भी कुछ एरर्स को डिस्कवर करना उनसे रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक रियलिटी है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट, इट इज़ पॉसिबल दैट टेस्टिंग टीम माइट नॉट डिस्कवर ऑल द एरर्स। वो पता कौन डिस्कवर करता है? यूज़र। यस सर। उसकी वजह ये है कि यूजर जो है वो इंतहाई नॉन सिस्टमेटिक वे में सिस्टम को टेस्ट कर रहा होता है। एक बहुत ही रैंडम वे में सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा होता है। क्वालिटी एश्योरेंस वाला फिर भी बहुत सिस्टमेटिक प्रोसीजर से टेस्ट कर रहा होता है, मतलब नज़ाकत के साथ, एक तरीके के साथ। जब आप रफ एंड टफ यूज करेंगे तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें आपको डिस्कवर हो जाती हैं। तो फिर हम सर क्या करते मेरा हैं, इसलिए हम सवाल सिर्फ ये है कि जो यूजर जो जब टेस्ट करता है, वो फुल सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है या जो उसके फीचर्स जैसे आप कह रहे हैं रेडी हो चुके मॉड्यूल्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करता है? देखो, अल्फा टेस्टिंग में यूजर से क्या मुराद है? अल्फा टेस्टिंग में जो यूजर है ना, वो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ये समझने की कोशिश करो। एंड यूजर, अगर आप यूजर समझ रही हो ना, जो क्लाइंट है, तो अल्फा टेस्टिंग में तो क्लाइंट होता ही नहीं। जी नहीं नहीं, मैं सर यूजर्स उनके अपने जो डिपार्टमेंट्स के जो हाँ, लोग बिल्कुल। होंगे, मैं तो समझ रही हूँ। अच्छा, ये उनकी भी नहीं टीम होता। होगी अपनी। वो हम उनको कहते हैं कि भाई बस आप टेस्ट करें। अब जी जरूरी नहीं है कि वो हर चीज को टेस्ट करें, ये जरूरी नहीं है, ये उनकी मर्जी। हम उनको किसी किस्म की डायरेक्शंस नहीं देते कि हाउ यू हैव टू टेस्ट। हम कहते हैं बस इस्तेमाल करो। अच्छा, एक और हम उसको यूं कह लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई आप सॉफ्टवेयर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करो। जब वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो एक्चुअली इनडायरेक्टली उसकी टेस्टिंग हो रही होती है। सर, मेरा कहने का मकसद ये कि ये सॉफ्टवेयर किस हद तक कंप्लीट होता है, वो कितना कंप्लीट होता है जो वो यूजर्स तक जो है ना हम दे सकते हैं कि यूजर इसको जो है ना फिर टेस्ट करे? 40%। तो सर इसी तरह जैसे हमारे पास बॉटम अप है, बॉटम लेकिन अप मैं टेस्टिंग और इसमें क्या क्वांटिफिकेशन नहीं कर फर्क है? सकता ना। हम्म। बॉटम अप टेस्टिंग में भी स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं, हाँ और तो आप कह रहे देखो, हैं इन एक दोनों है में क्या अप्रोच। फर्क?
फर्क फर्क बहुत फर्क है। एक है अप्रोच कि आपने काम को करना कैसे। अच्छा, अब अगर आप ये एज्यूम कर रही हो ना कि टॉप डाउन करेंगे तो अल्फा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। चाहे टॉप डाउन हो चाहे बॉटम अप हो, अल्फा टेस्टिंग होनी होनी है, यूनिट टेस्टिंग होनी है, सिस्टम टेस्टिंग होनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होनी है, रिग्रेशन टेस्टिंग होनी है, बीटा टेस्टिंग होनी है, फाइनल जी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होनी है। टॉप डाउन हो या बॉटम अप हो, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोचेज हैं, पाथ ए पाथ बी। चाहे बात जी ए पे सर। जाओ चाहे पाथ बी पे जाओ, काम सारे करने हैं। जी सर। तो क्लियर? सर ये बॉटम अप और ये अल्फा से पहले होंगे? बॉटम अप अल्फा से पहले होंगे। अल्फा ये जो बॉटम अप टेस्टिंग है। इसको जी। देखो, अल्फा टेस्टिंग जो है, बॉटम अप जो है वो बेसिकली आपकी एक स्ट्रैटेजी है। ओके ठीक सर। है, जी सर। बॉटम अप आपकी एक स्ट्रैटेजी है। अल्फा टेस्टिंग सॉरी, जो आपकी टॉप डाउन है वो भी एक स्ट्रैटेजी है। या तो आप टॉप डाउन करोगे या आप बॉटम अप करोगे, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी का इंतखाब करोगे। अमूमन मैंने रियलिटी बता दी, किताब कहती है दोनों में से कोई करेगा, रियलिटी कहती है हाइब्रिड होता है। ठीक है, ओके। लेकिन ओके सर। चाहे टॉप डाउन करो चाहे बॉटम अप करो, आपने जो बाकी टेस्टिंग की टाइप्स मैंने बताई हैं वो करनी करनी है पहले। अच्छा, अब मैं उसमें सीक्वेंस बता देता हूँ। अब एज्यूम कर लेते हैं कि हमने अल्फा टेस्टिंग करनी है, सॉरी सॉरी, टॉप डाउन करना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले टेस्टिंग कौन सी करूंगा? यूनिट। ठीक है, टॉप डाउन में। यूनिट जी टेस्टिंग सर। करूंगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगा? मैं मॉड्यूल टेस्टिंग करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? मैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? मैं सिस्टम टेस्टिंग करूंगा। जब वो टेस्टिंग हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा? अल्फा टेस्टिंग करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? मैं बीटा टेस्टिंग करूंगा। बीटा टेस्टिंग में अगर पहली दफ़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो उसको मैं फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कंसीडर कर लूंगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गए तो मैं सॉफ्टवेयर की रिविजन्स करके फिर फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दोबारा करूंगा। बस बात खत्म हो गई। ठीक है सर। ठीक है सर, क्लियर है। अभी भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, ठीक है। ओके, किसी और को कोई कंफ्यूजन? ओके, और मजे की बात बताऊं कि जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो फिर हम ये तो हम नोट भी नहीं करते कि हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं या हम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं या हम क्या कहना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो हम क्या करते हैं, या तो हम ब्लैक बॉक्स करते हैं या हम व्हाइट बॉक्स करते हैं, ये दो चीजें हो गई। दूसरा हम क्या करते हैं, हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग में जब कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं या हम मॉड्यूल टेस्टिंग कर रहे हैं या इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। ये सारी टेस्टिंग साथ चल रही होती है, बगैर कहे बगैर सुने बगैर लिखे, ये सारी चीजें इम्प्लिसिटली कर रहे होते हैं। हाँ, उसके बाद जब ये सब चीजें हो जाती हैं फिर कहीं जाके अल्फा टेस्टिंग करते हैं। अल्फा टेस्टिंग अमूमन मैं कब करता हूँ? अल्फा टेस्टिंग मैं अमूमन तब करता हूँ जब मुझे पता है कि जो मेरा क्लाइंट है उसको जो मैं सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ वो उस तरह का मिलता जुलता सॉफ्टवेयर मेरे डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है। बात कुछ समझ आ रही है? लेकिन अगर जो मैं सॉफ्टवेयर अपने यूजर के लिए बना रहा हूँ उससे मिलता जुलता सॉफ्टवेयर मेरे मेरे डिपार्टमेंट में ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे लोगों में वो आगाही नहीं है, उनको पता ही नहीं होगा कि ये सॉफ्टवेयर इसको काम कैसे करना चाहिए। तो फिर मैं अल्फा टेस्ट नहीं कराता, फिर मैं बीटा टेस्टिंग पे जाता हूँ। ठीक है, तो पहली टेस्टिंग क्या है, इसका खुलासा क्या है? सॉफ्टवेयर बनाया डेवलपमेंट टीम ने, फिर क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने टेस्टिंग की। क्वालिटी एश्योरेंस वाले अगर मजीद चाहें उसको वेरीफाई करने से पहले, एंड यूजर को देने से पहले क्या करते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट के कुछ लोगों में दे देते हैं। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। आपने ये नाम सुना होगा, और चलो कोई भी नाम ले लेते हैं। पीटीसीएल का नाम सुना है? पीटीसीएल की डिवाइस है ना, ईवो। हेलो? जी सर, सुने ना आप। ओके, ये जो इंटरनेट की डिवाइस आती है, अब पीटीसीएल ने फॉर एग्जांपल डिवाइस बनाई, उसको उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस से भी गुजार लिया, लेकिन कमर्शियल लॉन्च करने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन हाउस कुछ सिलेक्टेड लोगों को, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर दिया, और सॉरी वो डिवाइस दी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको कहा कि आप अपने आगे फैमिली फ्रेंड्स में दें और फिर हम इसका फीडबैक देखेंगे। राइट?
जब वो सारी चीजें टेस्टिंग मुकम्मल हो गई तो फिर वो आगे हमने क्या किया, कमर्शियली लॉन्च की। आपने अक्सर प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहली कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे बकायदा लिख के मार्केट में देती है, उसको कहते हैं नॉट फॉर सेल। शायद आपने कभी गौर किया हो। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ लोग उसको भी सेल करके बेच रहे होते हैं, लेकिन कुछ आइटम्स नॉट फॉर सेल होते हैं, लेकिन वो लोगों को दिया जाता है कि भाई आप अपने कोई लॉयल कस्टमर्स को दे दें ऑब्लाइज करने के लिए। उनको ऑब्लाइज नहीं कर रहे होते बेसिकली, हम उनको कह रहे होते हैं आप यूज करें ताकि हमें फीडबैक दें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। कुछ क्लियर हुआ? आगे चलूं? या सर, सर एक फर्स्ट का थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये जो आपने कल बताया था, फजिंग। फजिंग क्या होती है? फर्स्ट देखो, टेस्टिंग जी सर, एक ये चीज बता होती है दीजिए। एक चीज होती है इनपुट वैलिडेशन। ये पेपर में आ सकता है, ये बहुत जरूरी है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या बोला मैंने? इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन क्या है कि सॉफ्टवेयर जब भी कोई इनपुट एक्सेप्ट करे तो पहले ये वेरीफाई कर ले, इनपुट को एक्सेप्ट करने से पहले या इनपुट पे कोई प्रोसेसिंग करने से पहले ये वेरीफाई करे कि ये जो इनपुट है ये मलिशियस इनपुट नहीं है। मलिशियस इनपुट से मुराद ये है कि कोई वायरल इनपुट नहीं है, कोई गार्बेज इनपुट नहीं है, कोई गलत इनपुट नहीं है। क्यों? मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत इनपुट दोगे गलत आउटपुट आएगी, बाजुकात इससे सिस्टम फेलियर्स हो जाते हैं, राइट? तो हम गलत इनपुट को कैसे रोक सकते हैं? एक तरीका तो यह है कि हम ऑपरेटर को कहें कि भाई तुम गलत इनपुट मत दो, लेकिन ऑपरेटर मिस्टेक हो सकती है। तो फिर हमारा अगला काम क्या है कि अगर ऑपरेटर ने गलत इनपुट जानबूझ के दी है या ऑपरेटर ने गलत इनपुट गैर दानिस्ता तौर पे दे दी, उस सूरत में सॉफ्टवेयर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनपुट को फर्दर प्रोसेस करने से पहले वैलिडेट करे कि इसमें किसी किस्म का वायरस, वायरल एक्टिविटी, वायरल कंटेंट, गलत इंफॉर्मेशन, गार्बेज, मलिशियस कंटेंट नहीं है, राइट? तो इस चीज को क्या कहते हैं? इनपुट वैलिडेशन। अब होता ये है कि अच्छा, ये काम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपर की, कि वो सॉफ्टवेयर में ये कंट्रोल्स इम्बेड करे कि सॉफ्टवेयर को अगर गलत इनपुट दी जाएगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। गलत इनपुट दी जाएगी तो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं करेगा। मैं इसकी रीजन बता देता हूँ। अगर सॉफ्टवेयर गलत इनपुट को ब्लॉक ना करे और एक्सेप्ट कर ले तो इवेंचुअली ये होगा कि सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा। आई रिपीट माई सेंटेंस। अगर सॉफ्टवेयर गलत इनपुट को एक्सेप्ट कर ले तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक एक पहला आइडियल सिचुएशन क्या है कि सॉफ्टवेयर को गलत इनपुट दी जाए तो सॉफ्टवेयर उस गलत इनपुट को रिजेक्ट कर दे। एक तो ये आइडियल सिचुएशन है। अब हम आते हैं नॉन आइडियल सिचुएशन के अंदर। अगर सॉफ्टवेयर गलत इनपुट को एक्सेप्ट कर ले तो फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस कर लेगा लेकिन गलत आउटपुट देगा, गार्बेज इन कर लेगा, गार्बेज आउट कर लेगा। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि सॉफ्टवेयर गलत इनपुट को देख एक्सेप्ट करके प्रोसेस ही नहीं कुछ कर पाएगा बल्कि प्रोसेसिंग करने से नकारा हो जाएगा। एक तो है ना प्रोसेसिंग कर ली गलत आउटपुट दे दी, एक है प्रोसेसिंग के काबिल ही ना रहना, सॉफ्टवेयर ही खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाएगा मतलब वो क्रैश कर जाएगा। आपने कभी देखा होगा कि वर्ड के ऊपर या क्रोम के ऊपर बाजूकात बहुत ज्यादा टैब्स खोल लें तो क्रोम एकदम बंद हो जाता है। वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स खोल लें तो वर्ड भी नॉन रेस्पॉन्डिंग पे चला जाए, इसको कहते हैं क्रैश कर जाना। अब अगर आप खुद सोचें जरा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं और आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो ऐप चल रही है उसमें अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही हैं रियल टाइम में, और वो किस प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं? स्टॉक ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर पे हो रही हैं, और सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए तो मुझे बताएं कि क्या होगा? पूरी मार्केट क्रैश कर जाएगी, हिल के रह जाएगी मार्केट। जिनके शेयर्स लगे हुए हैं करोड़ों रुपए के वो कहेंगे अब हमारी ट्रांजेक्शन्स का क्या होगा? कहने का मकसद ये है, तो ये काम हमें पहले करना चाहिए, इनपुट वैलिडेशन। अब सॉफ्टवेयर इनपुट वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर सकता है? सॉफ्टवेयर इनपुट वैलिडेट कर सकता है या नहीं कर सकता है?
इसके लिए हम सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ सिनेरियो में टेस्ट करेंगे, उस टेस्टिंग को हम कहते हैं फजिंग। कुछ क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर है। और कोई बात? और कोई बात? आगे चलूं? कन्वर्जन, ओके चलूं आगे? चलो भाई, ओके। अब अगला पॉइंट, कन्वर्जन। कन्वर्जन के बारे में मैंने दो बातें बताई थी। कन्वर्जन को आसान लफ्जों में कहते हैं डिप्लॉयमेंट, प्रैक्टिकली डिप्लॉयमेंट कहते हैं, किताब उसको कन्वर्जन कहती है। अच्छा, कुछ लोग इसको माइग्रेशन भी कहते हैं। बहरहाल ये लिख लें आप, जो जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ। कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन में दो बातें आती हैं। कन्वर्जन का मतलब ये है कि पुराना सिस्टम निकालना, पुराने सिस्टम को नए सिस्टम से रिप्लेस करना। अच्छा, अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। पुराना सिस्टम हो सकता है, नया सिस्टम तो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, राइट? लेकिन पुराना सिस्टम या तो मैनुअल हो सकता है या सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकता है। तो कन्वर्जन में बाज़ औक़ात जब हम ये कहते हैं कि मैनुअल सिस्टम से हम ऑटोमेटेड सिस्टम पे जा रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है? एक मैनुअल निज़ाम की ऑटोमेटेड निज़ाम से यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर पहले कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है और फिर एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो अब रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है? मौजूदा सॉफ्टवेयर की एक नए सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये इसको कहते हैं कन्वर्जन। तो हम इसको जेनेरिक वर्ड्स में लिखते हैं कि कन्वर्जन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सिस्टम विद द न्यू सिस्टम, एंड न्यू सिस्टम मीन इट हैज टू बी डिप्लॉयड, डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट अमल है। आप यकीन माने इतना इंपॉर्टेंट अमल है कि बस मैं क्या बताऊं इसको। अगर अगर मैं कहूं कि सॉफ्टवेयर की जिंदगी के 100 दिन है, मैं तजर्बे की बुनियाद, अपने तजर्बे की बात कर रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर अपनी जिंदगी के 35 दिन जो है वो हमारे यहाँ गुजारता है, ठीक है? उसको, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और अपनी अपनी हयात के, अपनी ज़िंदगी के जो बाकी मानदा दिन हैं, जो कि ज़्यादा हैं, 65 दिन हैं, वो कहाँ गुजारता है? क्लाइंट के यहाँ, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। उसको कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अच्छा, भले यहाँ 35 दिन में क्या क्या काम होता है हमारे यहाँ? रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई, एनालिसिस हुआ, डिज़ाइन हुआ, टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गई, बात खत्म हो गई। अब अगली बात, सॉफ्टवेयर का, मैं इसको समझाने के लिए बाजू कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर की रुखसती को कन्वर्जन कहते हैं। कहाँ से रुखसत हो रहा है? बेसिकली डेवलपमेंट हाउस से प्रोडक्शन हाउस में जा रहा है, तो इसको हम माइग्रेशन भी कहते हैं। बहरहाल, अब ये जो रुखसती हो रही है, जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, जो कन्वर्जन हो रही है, ये 4 किस्म की हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल मामला है, राइट? अब एक कन्वर्जन की अप्रोच है डायरेक्ट कट ओवर। आसान से चलते हैं ऊपर ऊपर। डायरेक्ट कट ओवर का मतलब ये है, ये लिखते जाइएगा प्लीज। आज मैं लिख नहीं रहा, मैं लिखने के मूड में नहीं हूं, तो काइंडली बराए मेहरबानी लिखते जाइएगा। डायरेक्ट कट ओवर का मतलब ये है कि आपने एक ही दिन में इमीडिएट बेसिस के ऊपर, मतलब एक बरकी रफ्तार से आपने एक सॉफ्टवेयर को दूसरी जगह जाके डिप्लॉय कर दिया, इसको कहते हैं इमीडिएट कन्वर्जन। मतलब ये कहाँ हो सकता है? मैं आपको इसकी फ्यू सिनेरियो बता देता हूँ। आप में से कराची से कौन है? यार अस्सलाम जवाब दे वालेकुम दो। सर, मैं हूँ क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा उमर। मुस्तफा। यार वो हाफिज साहब किधर चले गए? सर उनका पता नहीं मुझे, आज ही ज्वाइन किया मैंने। हैं? आपने जी आज ही ज्वाइन सर। किया? जी बड़ी देर की मेहरबान आते आते आपने यार। सर, अच्छा, आज ही लिंक आया है मेरे पास। हम तो कई दिनों से आंखें बिछाए बैठे हैं। बहरहाल, जी अच्छा ये बताओ जरा यार कि, अच्छा फैसलाबाद से काफी लोग थे ना, ज्यादा मेजोरिटी फैसलाबाद की। फैसलाबाद वाले कौन है भाई? जी सर, मैं हूँ। मैं हूँ। क्या नाम है आपका? यस सर, मैं भी हूँ।
तुम दो हो गए ना। अच्छा ये बताओ, फैसलाबाद में सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कौन सी है? सर मैं मिठाई नहीं खाती। तो यार नहीं नहीं खाती, सर, मैंने कहा दुकान तो पता होगी ना। क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा सर, वो सारियाज ले सर लें हम, ठीक आजकल है। गौरमी की सर मिठाई वहां पर अच्छी जा रही है ये फैसलाबाद लो में। आइडियल जहीर की भी साहब अच्छी बोले, होती है। ये जहीर साहब बोले हैं दुबई से इनको बहुत मिठाई की जरूरत है, वहां मिठाई होती नहीं दुबई में। सर नहीं आइडियल नहीं, की भी मैं तो फेमस है यहाँ फैसलाबाद पर। से बेसिकली। ये अच्छा एक्सक्यूज मी ये सर। बताए, दुबई में कौन सी मिठाई अच्छी होती है? निराला की मिलती है? जी सर, यहाँ पर निराला की मिठाई मिलती है। मुझे तो लगता है निराला की निराला तरीके से मिलती है। मैं ये पिछले 6 महीने 7 साल से यूके में था, यकीन मानो यार, मिठाई सिर्फ इंडियंस बनाते थे और उनकी सफाई का ये आलम था कि दिल देख के दिल खराब। हो बाहर। सकता है सर यूके में ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर यूएई में ये लोग अच्छी मिठाई बनाते हैं। अच्छा चलो, कराची जो है, खैर चूंकि मेरा काफ़ी कराची जाना रहता है, तो बहरहाल कराची में तो बड़ी अच्छी दुकानें हैं। कसरे शीरी है, रहमत शीरी, खैर वहाँ सारी शीरी दुकानें। एनी हाउ, अब मैं कहने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि अगर किसी के यहाँ कोई, फॉर एग्जांपल कोई ये इस तरह स्वीट हाउस है और वहाँ हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, तो शायद वहाँ पे डिप्लॉय करने में, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने में, सॉफ्टवेयर का डेटाबेस डिप्लॉय करने में, कॉन्फ़िगर करने में और उसको ऑपरेशनल करने में हमें एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता, राइट? तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कट ओवर। कोई फार्मेसी है, ठीक है, कोई बुटीक है, बुटीक का सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल बता रहा हूँ, शॉप, शॉप, बाकी चीज़ें नहीं। लेकिन अगर, तो ऐसी जगह, तो तीन शराइत, अब मैं तीन शराइत कर रहा हूँ। नंबर वन, सॉफ्टवेयर छोटा है, नंबर वन, या क्लाइंट का सेटअप छोटा है, ठीक है, नंबर टू, बाजू का सॉफ्टवेयर बड़ा होता है, क्लाइंट का सेटअप छोटा होता है, तो रिक्वायरमेंट ही कम होती है। अच्छा, और बस ये दो ही बातें, या तो सॉफ्टवेयर का साइज, सॉफ्टवेयर का स्कोप छोटा है, साइज छोटा नहीं होता, बेसिकली स्कोप छोटा होता है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ही कम होती हैं, या आपका जो क्लाइंट है उसका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। अब इसके बरक्स अगर मैं बैंक की बात कर लूँ, तो बैंक को तो डिप्लॉय करने में कई कई दिन लग जाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें, जहाँ पे कोई पुराना सिस्टम ना चल रहा हो, राइट, जहाँ पे ना पुराना सिस्टम चल रहा है, जहाँ कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा और कोई छोटी जगह है, राइट, तो वहां पे हम कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट कट ओवर या इमीडिएट अप्रोच। ये बात क्लियर हो गई? हम जाते हैं, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं, दैट्स इट, तो चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी अप्रोच होती है डायरेक्ट कट ओवर, और ये इमीडिएट अप्रोच हो गई। ये तो मैंने बता दिया, ये एप्लीकेबल कहाँ होगी, ये भी मैंने बताया आपको। अच्छा, इसके वर्क्स जो दूसरी अप्रोच है उसको कहते हैं पैरेलल अप्रोच। पैरेलल अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम जिस सिस्टम को हम रिप्लेस कर रहे होते हैं ना, उस, अगर वो सिस्टम उस इदारे के लिए बहुत अहम है और बहुत पुराना है, अहम है और पुराना है, तो अहम और पुराने सिस्टम को कहते हैं लेगेसी, ठीक है, लेगेसी, LEGACY। कदीम सिस्टम हो, पुराना सिस्टम हो, लेकिन आज भी नए से ज्यादा बेहतर हो, उसको क्या बोलेंगे? लेगेसी। लेगेसी को निकालने की सिर्फ एक वजह होती है कि हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो गया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड है लेकिन ऑपरेशनल है बहुत अच्छे तरीके से, उसको लेगेसी सिस्टम कहते हैं। अब अगर उसको रिप्लेस करना है, उसको रिप्लेस करना एक बहुत बड़ा जुएशी लाने के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं? अब हमें खतरा होता है, इसको हम कहते हैं हम डिप्लॉय, आप यकीन मानो डिप्लॉयमेंट से पहले भी रिस्क असेसमेंट करते हैं। क्यों? डिप्लॉयमेंट होगी कहाँ जाके? यूजर के यहाँ। अब हमारी इंस्टॉलेशन से अगर कोई गलती हो जाए तो सारा इल्जाम किस पर आएगा? हम पर। हमने तो ये भी देखा है कि गलती हम किसी जगह गए डिप्लॉय करने के लिए, वहां उन दिनों कोई और काम हो रहा था, उनसे कोई गलती हुई, उन्होंने गलती का सारा मलबा हम पे डाल दिया कि ये सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहे थे, जबकि दूर दूर तक उस गलती का सॉफ्टवेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि बाजू का जो बहुत क्रिटिकल जगहें होती हैं वहां पे हम उनसे, बाजू का अगर हमें पता चल जाने कि सामने वाला क्लाइंट जो है बहुत तंग करेगा, इंतहाई क्या कहना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड नहीं है या डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो हम उससे माजरत कर लेते हैं कि भाई हम डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे,
आप डिप्लॉयमेंट किसी और को दे दें, आउटसोर्स कर दें, या हम आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये बाज़-औक़ात हम करते हैं। तो जिसको मैंने कहा था कि बहरहाल, तो पैरेलल अप्रोच क्या है कि पुराना सिस्टम भी रखो, मत निकालो, नए सिस्टम को डिप्लॉय कर दो और दोनों को बैक वक्त चलाते रहो, दोनों को इस्तेमाल करो, ठीक है। और जब तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि जो नया सिस्टम है वो अब अपने पैर उसने जमा लिए हैं और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है, तो फिर पुराने सिस्टम को रोल बैक कर दो। इसको कहते हैं पैरेलल अप्रोच। ये वहाँ ज़रूरी होता है जहाँ पे हमें ये पता हो कि यार अगर ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पुराना सिस्टम निकाल दिया और नए सिस्टम में आते ही गलती, कोई क्रैश हो गया, कोई फेलियर हो गया, तो फिर तो हम स्टोन एज में चले गए। तो हम उस रिस्क को मद्देनजर रखते हुए हम कहते हैं कि आप पुराना सिस्टम तो चलाते रहो और नए सिस्टम को भी चलाते रहो। अब डेफिनेटली ये बहुत एक्सपेंसिव अप्रोच है, क्योंकि दो दो लोग चाहिए होंगे, दो दो मशीन चाहिए होगी, दो दो पावर चाहिए होंगी, लेकिन इसका फायदा क्या है? पीस ऑफ माइंड, जीरो रिस्क। तो ये पहला, ये कहाँ करते हैं? जो बहुत ही क्रिटिकल जगहें होती हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे हम बैकअप रखते हैं अपने पास ताकि हमारा डेटा वगैरह जैसे लॉस ना हो जाए हमें, अगर न्यू सिस्टम हम सही नहीं होता तो। हाँ, बैकअप वो वाला बैकअप नहीं जो डाटा की कॉपी कर लेते हैं, ये वो बैकअप नहीं है। लेकिन हम, अगर आप बैकअप इस मायने में ले रही हैं कि हाँ पुराना सिस्टम भी चले, नया सिस्टम भी, तो बैकअप हो गया, तो हाँ बात सही है, बिल्कुल सही है। सर जैसे डिसास्टर वगैरह होता है इस सिचुएशन में भी जैसे बैकअप रखा जाता है ना, उस तरह मैं बोल रही हूँ। वो जो बैकअप है ना वो डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ बैकअप, बैकअप का मतलब, अच्छा बैकअप ये होता है कि बैकअप एक्टिव नहीं होता। बैकअप जो होता है ना आपका, वो एक्टिव नहीं होता, ये याद रखिएगा। बैकअप एक्टिव तब होता है जब प्राइमरी फेल हो जाता है, ये आपको भी तो शायद सर चीजें पता हो। एक सर मिनट, यहाँ पे वो अभी आपने एक चीज मैं क्लियर कर दूं। तो जी सर इस सिचुएशन में हम दोनों को एक्टिव रखते हैं, पुराना भी चलता रहता है और नया भी चलता रहता है। बैकअप की निशानी होती है कि बैकअप का मतलब होता है किसी चीज की ऑफलाइन कॉपी लेना। कॉपी ले लो लेकिन चलाओ मत, इस्तेमाल तब करो जब प्राइमरी फेल हो जाए। बैकअप जो जी है वो प्राइमरी के साथ पैरेलल में नहीं चलता। लेकिन ये जो केस सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, इसमें नया सिस्टम भी चल रहा है और पुराना सिस्टम भी चल रहा है। यस, टू सम ओके एक्सटेंट सर, हम इसको बैकअप कह सकते हैं। इसको हम ओ बैकअप नहीं कहते, कंटीजेंसी कह सकते हैं। ठीक है इसीलिए इस सर। अप्रोच को पैरेलल अप्रोच कहते हैं। अच्छा जी, अब आप सवाल पूछें। सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था। नहीं नहीं सर सर मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे आपने बोला ना कि एक जगह पे प्रॉब्लम हो गया था, आप लोग सिस्टम डिप्लॉय करने गए थे और सारा, तो सर वहाँ पे क्लाउड का सिस्टम मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता इस तरह के सिस्टम्स को जब हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं, लाइक हम पुराना उठा रहे हैं और नया रख रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भले क्लाउड का क्लाउड, कॉन्सेप्ट उससे कोई होगा? फर्क, क्लाउड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्लाउड तो एक प्लेटफॉर्म है ना, मैंने बताया। मतलब कि अगर जैसे अभी हम कुछ इसी टाइप का कुछ कर रहे हैं और उसमें हमारा डाटा उड़ जाता है तो हम उसको क्लाउड को यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बैकअप तो है आपका। ठीक होगा। और कोई सवाल? सर ये अभी जो आपने सिस्टम का बताया कि हम पुराना सिस्टम रखना चाहिए हमें और नया सिस्टम जो है उसको उसके साथ साथ चलाएं, इसकी अगर एक दो एग्जांपल दे दें तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल प्लीज। अच्छा, ओके। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल ये दूं कि फॉर एग्जांपल एक सर मोबाइल कंपनीज का बेस्ट एग्जांपल है। सर मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल कंपनीज जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। कैसे मतलब? क्योंकि पहले 3G के लिए उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया होगा, उसको उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, लेकिन 4G का नया सॉफ्टवेयर उसमें इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, ये जो 3G 4G है ना, ये तो बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर है, लेकिन मैं इसकी एक मिसाल आपको प्रैक्टिकली दे देता हूँ कि रियल एग्जांपल क्या है इसकी। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल रेलवे सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। तो इनके पास एक पुराना ओके सर। सिस्टम चल रहा था पाकिस्तान रेलवे के पास, जो कि काफ़ी पुराना था, पुरानी टेक्नोलॉजी में बना हुआ था। अच्छा, या ये आपने अगर ये एयरलाइन वाले देखे हो ना, एयरलाइंस के जो रिजर्वेशन सिस्टम्स होते हैं ये साई बेस के बने हुए हैं। तो इनके पुराना सिस्टम एक चल रहा था, इन लोगों ने नया सिस्टम रिप्लेस करना था।
तो अब इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि यार एयरलाइन का तो आपको पता है कि 24 घंटे हर वक्त कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी हिस्से से रिजर्वेशन हो रही होती। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुराने सिस्टम को भी रखा और नए सिस्टम को भी रखा। और जब उसकी दो वजह आती, एक ये कि अगर पुराना सिस्टम फेल हो जाता है तो नया सिस्टम फेल हो जाता है तो उनके पास पुराना सिस्टम है। दूसरी बात ये कि पुराना वो करते क्या थे कि जब कोई नई ट्रांजैक्शन, कोई नई फॉर एग्जांपल नया कोई शख्स आता था जो कि टिकट परचेज करता था, तो उस टिकट को, उसकी जो क्यूरी थी उसको पुराने सिस्टम से भी प्रोसेस करते थे और नए सिस्टम से भी प्रोसेस करते थे, लेकिन यूज़र को जो रिस्पॉन्स आता था वो पुराने सिस्टम से ही जाता था, नए सिस्टम का रिस्पॉन्स वो रिकॉर्ड कर लेते थे। ठीक है। अच्छा, इस तरह उन्होंने 3-4 महीने हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करके देखा, जो कि मुख्तलिफ सिचुएशंस, मुख्तलिफ कम्प्लेक्सिटीज़ के साथ थी। तो बाद में जब उन्हें कंफर्म हो गया कि हाँ, ये जो नया सॉफ्टवेयर है ये तो पुराने, ना सिर्फ पुराने के हम पल्ला है बल्कि उससे भी बेहतर है, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पुराना सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये एक रियल एग्जांपल है कि हमने पैरेलल अप्रोच में ये काम किया, और रेलवे के साथ भी यही हुआ था। इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जब हम पुराना सिस्टम निकाल देते हैं तो सिस्टम तो चला जाता है, सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में जो डाटा होता है उसको तो बेसिकली हमने नए सॉफ्टवेयर का हिस्सा भी बनाना होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक और बड़ा अहम काम होता है कि हमने सॉफ्टवेयर, ओल्ड सॉफ्टवेयर के डाटा को नए सिस्टम के डेटाबेस में माइग्रेट करना होता है। इसको डाटा माइग्रेशन कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमल होता है। बाज़ औक़ात डाटा माइग्रेशन में कोई एरर आ जाए तो फिर सिस्टम फेलियर हो जाते हैं, उसके लिए भी फिर ये अप्रोच बहुत अच्छी रहती है। बहरहाल आई होप, अभी इसकी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको पैरेलल अप्रोच। सर ये एयरलाइन का नाम और उनके सिस्टम का नाम बता सकते हैं? यार ये पीआईई का सिस्टम जो यूज़ हो रहा है ना, साइबेस के नाम से है, SYBACE। जी चलूँ आगे? जी सर, थैंक्स। ओके। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि जब हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं ना, तो डिप्लॉयमेंट में तीन, जो मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस में देखा है मैंने, कि तीन बड़े इश्यूज आते हैं। हो सकता है ये बुक में ना हो, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, माइंड में रखना। पहली बात कि एक चीज़ तो किताब में भी लिखी होगी कि पुराने, जब हम नए सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं तो नया सिस्टम जो है वो पुराने सिस्टम, एटलीस्ट पुराने सिस्टम की फंक्शनैलिटी तो दे और उससे बेहतरी की तरफ, बेहतर परफॉर्मेंस दे। एक तो ये बात होगी। दूसरा बड़ा चैलेंज ये आता है हमें कि जो नया सिस्टम होता है उसने अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उनके साथ भी इंटीग्रेशन करना या उनके साथ मिलके चलना, ये नए सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो दूसरी बात तो ये, जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, तीसरी बात ये है कि हमें एक और चैलेंज होता है कि जो मौजूदा डाटा है वो चाहे मैनुअल हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैनुअल को तो नए सिस्टम का हिस्सा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेहनत लेबोरियस होता है लेकिन मेहनत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इसके बरक्स अगर हमें पुराने सिस्टम में कोई डाटा है और पुराने सिस्टम के डाटा का हमने नए सिस्टम में क्या कहना चाहिए, उसको माइग्रेट कराना है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अभी कुछ अर्से पहले तो नहीं, 3-4 साल पहले कई बैंक्स का मर्जर हुआ पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्ट, फैसल बैंक और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का आपस में मर्जर हो गया। अब जब इन दोनों का मर्जर हुआ तो मर्जर से हुआ ये कि जो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड था उनका सॉफ्टवेयर जो है वो डेफिनेटली अब नहीं चलना था। तो उस सूरत में क्या हुआ कि जो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, आरबीएस के जो अकाउंट होल्डर्स थे, उनके डाटा को आरबीएस से, अब मैं एक वर्ड कहने लगा हूँ, एक्सपोर्ट कराना था और फैसल बैंक के सिस्टम में इंपोर्ट करना था। तो ये बहुत क्रिटिकल काम था। बात समझ आई? तो बाज़ औक़ात
सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के अंदर या नए सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट में हमें डाटा की माइग्रेशन भी करनी पड़ती है, जो कि बहुत अहम काम होता है। तो डाटा माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, ये दो बहुत ही क्रिटिकल मराहिल होते हैं। और तीसरी बात यह है कि उसकी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि वो चलता रहे, ऑपरेशनल रहे, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, ये तीन सबसे अहम बातें हैं जब भी हम कन्वर्जन करने जाते हैं। अब आगे चलते हैं। पैरेलल अप्रोच बता दी, डायरेक्ट कट ओवर बता दी। पैरेलल अप्रोच में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अप्रोच होती है। रीज़न बीइंग कि इसमें दो दो हर चीज़ दो दो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो दो बातें तो ये हो गई। अब तीसरी जो अप्रोच है, उसके अप्रोच को हम कहते हैं फेज अप्रोच। जो फेज अप्रोच है या एक अप्रोच होती है, उसको कहते हैं पायलट अप्रोच। एक फेज अप्रोच है या पायलट अप्रोच है। अच्छा, पायलट अप्रोच में ये होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर मुकम्मल हो जाता है। मैं पहले मिसाल दे दूं तो मुझे समझाना आसान हो जाएगा। मिसाल ये है, अच्छा ये रियल नहीं है लेकिन मफरूज़े पे है, लेकिन रियल सिनेरियो में समझा रहा हूँ। ये जिस तरह होता है ना कि आपके जो पाकिस्तान के हर शहर के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन का एक, या चलो सेफ सिटी का सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, चलो रियल एग्जांपल बताता हूँ। सेफ सिटी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ये जो हर शहर में कैमरास लगे हुए हैं, राइट। वैसे तो ये प्रोविंशियल मैटर भी है, लेकिन एनी हाउ हम इज्यूम कर लेते हैं कि ये फेडरल से कंट्रोल हो रहा है। अब हम इज्यूम कर लेते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है सेफ सिटी का। अब उन्होंने सॉफ्टवेयर बन गया। अब एक अप्रोच ये है कि मैं पूरे पाकिस्तान में इसको डिप्लॉय कर दूं, लेकिन ये अच्छी कोई फिजिबल अप्रोच नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि बजाय इसका स्कोप पूरे पाकिस्तान में फैला दें, हम मरहलावार पाकिस्तान में इसको डिप्लॉय करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि अब इसमें मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं कि हम सबसे पहले कहते हैं कि यार एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसको इस्लामाबाद में डिप्लॉय करके देखते हैं। पिंडी में भी नहीं करते, सिर्फ इस्लामाबाद में करेंगे। इसका मतलब ये है कि मैंने एक थोड़ा सा उसका एक उसकी झलक जो है वो बेसिकली इस्लामाबाद में उसको डिप्लॉय किया। पूरी तरह डिप्लॉय करूंगा लेकिन इस्लामाबाद में। उसके बाद अगर इस्लामाबाद में उसके रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो मैं कहता हूँ कि यार ओके ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इसको हैदराबाद में करके देखते हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा यार एक काम करते हैं कि इसको ना गुजरांवाला में करके देखते हैं या फैसलाबाद में करके देखते हैं। इस तरह करते करते जब रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे तो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या करते जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में फैलाते जाएंगे। तो ये है पायलट अप्रोच। सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड, you have to deploy the software across the whole country, but instead of deploying the software at the same time across the country, you choose a particular city to deploy the software, and you try to get the feedback of that installed software. If you are satisfied with the performance of the software, then you think okay, let's go to the other city. Even then you do not go to the whole country at one time. Why? Because in that case हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसको कहते हैं पायलट। इसको बाज़ लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच भी कहते हैं। वी एक्सपेंड दिस डिप्लॉयमेंट स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर ग्रेजुअली। ये हो गई फेज पायलट अप्रोच। ओके, द फेज अप्रोच अलग है। फेज अप्रोच में क्या होता है कि ये आप पहले तो ये बात बताएंगे, बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। ओके, अब है फेज अप्रोच। सॉरी, फेज अप्रोच में क्या होता है, फेज अप्रोच में सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट हुआ हुआ होता। ठीक है, अब इसकी मिसाल मैं क्या देता हूं, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि मैं ये कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी
क्या कहना चाहिए, आप इसको इस तरह से सपोज कर लें, सर बैंक की मिसाल कोई ले सकते हैं? नहीं बैंक की मिसाल में देना नहीं चाह रहा, मैं इसको यूं कह लेता हूं कि हमारे पास जितने भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो फेडरेशन में है चाहे वो प्रोविंशियल है, ठीक है, हम कह देते हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ का एक मैनेजमेंट सिस्टम है, दो सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर, उसके दो मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल वो है कि जब एक इंसान जॉब में है, राइट, उसको हम एचआर कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा वो है कि जब वो पोस्ट रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके लिए हम एक पेंशन मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो बेसिकली हम कह देते हैं कि एक हमारा एचआर सिस्टम है, उसके दो मॉड्यूल्स हैं। नंबर वन मॉड्यूल जो है उसको कह देते हैं कि हम ऑन जॉब सिस्टम, राइट, या रिक्रूटमेंट सिस्टम, और दूसरा जो मॉड्यूल है हम उसको कह देते हैं पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब हम करते क्या है कि जहाँ जहाँ फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमने इस सॉफ्टवेयर को वहाँ वहाँ डिप्लॉय करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि यार बजाय इसके कि हम पूरे सॉफ्टवेयर के बनने का इंतज़ार करें, हम ये करते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो मॉड्यूल बन जाता है उसको जाके डिप्लॉय कराते हैं, राइट। फिर जब अगला मॉड्यूल बन जाएगा तो उसको डिप्लॉय कराएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट था, आपको रियल सिनेरियो बता देता हूँ, उसका नाम है ओपीएफ, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। तो सिद्धार्थ हैदर एक कंपनी है पाकिस्तान में, उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम आपको तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट कर देते हैं। अच्छा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट भी था, एचआर, ट्रांसपोर्ट, रिक्रूटमेंट, पेरोल, पेंशन, ओवरसीज, हर डिपार्टमेंट था। उनके स्कूल्स भी थे, हॉस्पिटल्स भी थे, बहुत सारे उनके सेटअप्स थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें पूरा सॉफ्टवेयर के पूरा एक ईआरपी उनको बना के देना था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि जी कितना टाइम लगेगा, उन्होंने कहा जी तकरीबन तकरीबन 36 मंथ्स लगेंगे पूरा कंप्लीट ईआरपी बनाने में। उन्होंने कहा कि भाई ये जो 36 मंथ्स बनेंगे और हम 36 मंथ्स का मतलब 3 साल है, तो उन 3 सालों में हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हम अपना काम करेंगे। तो उन्होंने कहा हम आपको एक प्रपोजल देते हैं। प्रपोजल ये है कि भाई हमने आपसे 3 साल के बाद ईआरपी लेना है और ईआरपी के 6 मॉड्यूल हैं। तो यार आप 3 साल के बाद जो देते हो हमें, आप एक काम करो कि हमें हर 6 माह के बाद एक मॉड्यूल दे दिया करो। ठीक है, साल में 2 आ जाएंगे, 2 साल में 4 आ जाएंगे, 3 साल के बाद 6 हो जाएंगे। इससे क्या फायदा, इससे बहुत अच्छा, इससे क्या हुआ वो मान गए। इससे आप अच्छा, उन्होंने फिर अगला सवाल किया कि इससे कौन सा मॉड्यूल पहले दें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी ओपीएफ, उन्होंने ये देखा कि हमारे लिए सबसे क्रूशल डिपार्टमेंट कौन सा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और कहा कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ऑटोमेट कर दें। अच्छा, उससे क्या हुआ, उससे दो बातें हो गई, तीन बातें हो गई। पहली बात ये हुई कि जो उनका सबसे अहम मॉड्यूल था वो सबसे पहले बनकर आ गया। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ कि जब 3 साल के बाद छठा मॉड्यूल आ रहा था तो जो फाइनेंस वाला मॉड्यूल था वो हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद था। पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि जब मॉड्यूल आया तो जब फाइनेंस में से आया तो बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आई। तो ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया को ओवरकम करने में भी इन्हें बहुत आसानी हुई। तीसरी बात ये कि चूंकि फेज वाइज सॉफ्टवेयर आया तो उसको इंटीग्रेट करने में भी बहुत आसानी हो गई। तो इसको कहते हैं फेज अप्रोच। तो पायलट अप्रोच में सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है पूरा, लेकिन हम उसको ग्रेजुअली डिप्लॉय करते हैं। फेज अप्रोच में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर पूरा मुकम्मल नहीं होता और जूं जूं वो बनता जाता है इंक्रीमेंटल स्टेजेस में उसको डिप्लॉय करते जाते हैं। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। यहाँ कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। मेरी तरफ से अब ये बातें खत्म हो गई। बता दो भाई, कोई सवाल है? एक्सक्यूज मी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो आपने डायरेक्ट कन्वर्जन पढ़ाया है, इसमें आपने यही बताया ना कि इसमें हम डायरेक्ट ही नया सॉफ्टवेयर लगा देंगे।
उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। क्या कर देंगे? नए हाँ, सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट, वन डे में इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। और वो जो पुराना सॉफ्टवेयर होगा वो उसका डाटा लेके उसको रिमूव कर देंगे या उसको खत्म कर देंगे जैसे भी। बस डाटा को रिमूव नहीं करेंगे, पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे और उसके डाटा को इसका पार्ट बना देंगे। और वो इतना कम वॉल्यूम होगा कि वो 1 दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा। ठीक हो गया। और सर पैरेलल में दोनों साथ साथ चलते रहेंगे जब तक नया सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे सीख ना लें आपके एम्प्लॉइज, और उस पर काम ना नहीं मुकम्मल हो जाए। नहीं, सीखना लें तो एक अलग बात है। पुराना जी सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस वो स्टेबल ना हो जाए। ठीक हो गया। और थैंक यू सर, बस बाकी क्लियर है, थैंक यू। ओके, और इसके अलावा इसमें से सवाल आएंगे, मैं बता दूं पेपर में अच्छे खासे तो मतलब 3-4 भी आ गए तो अच्छा खासा है। और कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपको बताना था, मैं भी फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है, तो उसको भी नहीं बताया आपने। सर मेरा माइक वो म्यूट था, मुझे पता नहीं था, मैं जरा लेट आई थी तो वो इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं सर, उस वक्त ये डोमिसाइल ढूंढ रही थी अपना। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। अब हमारे पास कन्वर्जन हो गई। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कन्वर्जन जब हो जाती है, कन्वर्जन के बाद एक अगली फेज शुरू हो जाती है। वो अगली फेज क्या है? अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जा चुका, सॉफ्टवेयर की रुखसती हो गई है, राइट। अब एक्चुअली क्या होगा कि यूजर सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। अब अगली जो फेज है ना सॉफ्टवेयर की, उसको हम कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज, या हम उसको कहते हैं बहुत आसान लफ्जों में मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर की ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस शुरू हो जाएगी। अब जब कोई चीज ऑपरेशंस में आ जाती है तो डेफिनेटली उसकी वियर एंड टीयर होती है। तो मेंटेनेंस के दो मतलब होते हैं। जब वो सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो जब सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तो उन्हें कोई मसला आएगा, कोई बग आएगा, तो फिर हमने उस उनकी जब उनको कोई मसला आएगा तो वो मसला किसको बताएंगे? हमें बताएंगे, हमें प्रॉब्लम रिपोर्ट करेंगे। हमारा क्या काम है? हम उस प्रॉब्लम को अर्लीस्ट टाइम में रेक्टिफाई करें, और इस काम को हम कहते हैं कि ये हमारी सपोर्ट होगी। इसलिए उसको कहते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट। दूसरा अहम पॉइंट क्या है कि हो सकता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए लेकिन उसमें कोई फीचर की कमी हो, और वो कहें कि ये फीचर आप इसमें डाल दें। तो इवेंचुअली क्या होगा, हमने अगेन उनकी जवाब को, उनकी क्यूरी को एड्रेस करना है और अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में उनको रिस्पॉन्ड करना है। हम जितनी अच्छे तरीके से, जितनी जल्दी उनके प्रॉब्लम को सुनेंगे, एड्रेस करेंगे और सॉफ्टवेयर को रीडिप्लॉय करेंगे, वो लोग उतना ही हमसे मुतमईन होंगे। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ कंपनीज जो है उनकी जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो बहुत, क्या कहना चाहिए, रिलायबल नहीं होती और उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। क्योंकि अक्सर कंपनी ये समझती हैं कि भाई अब इन्होंने तो हमसे सॉफ्टवेयर ले लिया, अब तो ये फंस गए, राइट। लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और जो कंपनीज एक अपना जो भी उनका तरीक़ाकार है, उनका जो रवैया है, उस बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं लाते और अच्छे तरीके से वो अपना बर्ताव रखते हैं, अपनी सपोर्ट जारी रखते हैं, तो कंपनीज फिर उनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स मेंटेन रखती हैं, बल्कि दूसरों को भी रेकमेंड करती हैं कि वो भी इनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम करना चाहिए। तो ये बस यहाँ तक मुझे मैंने बताना था कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कि आया एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें फिक्स करना है, या कोई नई रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई तो हमें उसको फिक्स करना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया।
ठीक है, आपको एक सवाल किसी का? तो सर ये बुक के अंदर जो उन्होंने डिफरेंट मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस बताई हुई हैं, क्या हमने इनको स्टडी करना है? मसलन ये उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। हाँ, ये तो मैं भी आगे चल रहा हूँ, नहीं तो एसडीएलसी के आगे अब तो अभी मैंने कहा बात छोड़ी कि मेंटेनेंस में दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो सॉफ्टवेयर में कोई बग आएगा और हमें क्या करना होगा, जी उसको एड्रेस करना होगा। एब्सोल्युटली अच्छा, हम उसको एड्रेस कैसे करेंगे? हम उसको ऐसे ही एड्रेस करेंगे ना कि हम सॉफ्टवेयर में कोई तब्दीली लाएंगे, कोई चेंज करेंगे। जी सर। अच्छा, दूसरी चीज क्या बताई? वो कहेंगे कि भाई एक रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐड कर दो, नया फीचर ऐड कर दो, पुराने को बेहतर कर दो। इस दोनों सूरतों में हमें सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस में चला जाता है तो सॉफ्टवेयर में चेंज आना नागुज़ीर है, आएगी आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें कोई ऐसा ऐसा क्या कहना चाहिए, प्रोसेस वज़ा करना चाहिए, ऐसा लाहे अमल वज़ा करना चाहिए कि जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर की चेंजेस को बेहतर तरीके से रियलाइज इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, एसडीएलसी क्या है? सॉफ्टवेयर को बनाने का एक प्रोसेस। क्यों? ताकि अच्छे सॉफ्टवेयर बने। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मतलब इससे शुरू करने से पहले, कि सॉफ्टवेयर का अच्छा होना ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर के बनाने का प्रोसेस कैसा है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ठीक है तो बनने वाली हर प्रोडक्ट ठीक होगी, लेकिन अगर प्रोसेस ठीक नहीं है तो कोई प्रोडक्ट इत्तेफाकन अच्छी बन जाएगी और कोई प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए, मैच्योरिटी लाने के लिए हमें प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस बनाया, अब मैंने बताया कि जब वो ऑपरेशंस में चला गया तो उसकी एक अलग लाइफ शुरू हो गई। तो वहां पे जब भी कोई चेंज आएगी तो फिर उसको चेंज को प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए कि हम एक सिस्टम वजह करें। उस सिस्टम का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट। और इसी से मिलता जुलता इसी के साथ एक और प्रोसेस होता है जो हमें बढ़ाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। और फिर सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट को ऑटोमेट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो अब ये नए 3 टॉपिक्स की मैंने आज बुनियाद डाल दी। आप कोई सवाल? हाँ भाई, कोई सवाल? सर तीनों को ही अगेन बता दें थोड़ा सा डिटेल में, अभी तो मैं एग्जांपल्स के साथ। बताऊंगा, मैंने सिर्फ तारुफ करा है। नहीं सर, बस यही जानना था। ओके, सर इसके आगे ये जो रिस्क आ रहे हैं, ये रिस्क 3, रिस्क 4। ये बता देता हूँ, ये तो अभी 2 मिनट में हो जाते हैं। ये 10 हैं ओके। टोटल, आपकी बुक में होंगे। जी ठीक जी है, जी 10 है। मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये बेसिकली क्या है, ये आप सब भी एक एक करके बता सकते हैं। इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हेडिंग में लिखा है ना बस वो पढ़ लें। वो भी मैं बता देता हूँ, वो याद करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिस्क क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। नंबर 1, पुअर प्लानिंग। आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। आपके यहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। आप टाइम की कदर नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। आप लोगों की सिलेक्शन ठीक नहीं करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप ये असेस नहीं करेंगे कि एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और बिना प्लानिंग के आप एक्टिविटी करेंगे, सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं कर रहा तो सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टाइम पे डिलीवर ही नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपने बजट से एक्सीड कर गया, सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी पैरामीटर्स को इंश्योर नहीं कर रहा,
सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? बस ये मैंने बता दी आपको सारी बातें। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। आपके पास टीम प्रोफेशनल नहीं है, सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। आपने एक सही तरीके से रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं की, फेल हो जाएगा। बिना डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। यही वो खतरात हैं जो कि सॉफ्टवेयर के फेल होने के हैं, कि सॉफ्टवेयर को किन चीज़ों से खतरा है। ये लिखा हुआ है वहाँ पे सब बातें। सर पढ़ा नहीं है, लेकिन इसकी हेडिंग्स लिखी हुई है, बस वही देखी है अभी मैंने। वही है ना जो मैं बता बिल्कुल रहा हूँ, यही चीज है। जी, इसी से रिलेटेड है आप पढ़ जी। लें, ये लिखा होगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो ब्लैक कलर में लिखा है उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आगे चलें। अच्छा, ठीक है। ओके। अब सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट बता देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बता देता हूँ, लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। ये तीनों चीज़ें फिर हमारी हो जाएंगी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ बता दूँ, एक होती है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सॉफ्टवेयर की रिलीज। सॉफ्टवेयर की रिलीज क्या है कि जब हम सॉफ्टवेयर निकालते हैं तो जो आउटपुट होती है ना, ये जो आपने कभी देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करें तो वो जो सेटअप की फाइल होती है ना, सेटअप की फाइल, जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं नेक्स्ट 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 फिनिश हो जाता है, तो वो जो सेटअप की फाइल होती है ना, उसको हम रिलीज कह रहे होते हैं। ठीक है, और जब भी सॉफ्टवेयर में कोई तब्दीली आती है तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज कर देते हैं। वर्जनिंग से क्या फायदा होता है, हमें ट्रेसिबिलिटी रहती है कि पिछले वाले वर्जन में क्या चेंज थी, इस वाले वर्जन में क्या चेंज है। ठीक है, तो वर्जन मैनेजमेंट का फायदा क्या है कि ट्रेसिबिलिटी को इंटैक्ट रखता। अच्छा, अब चेंज मैनेजमेंट क्या है, चूंकि थ्योरेटिकल पेपर नहीं है तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। बाकी तो मैंने आपको डिटेल में इसलिए करा दिया क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उससे मिलते जुलते थे। चेंज मैनेजमेंट क्या है, चेंज मैनेजमेंट ये कहती है कि सॉफ्टवेयर में चेंज आना नागुज़ीर अमल है, इसीलिए आपके यहाँ कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि जो भी चेंज आए वो वही, जो चेंज आनी चाहिए सिर्फ वही चेंज आए, उसके अलावा और कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लेजिटिमेट चेंजेस हैं, जिन जो चेंजेस यूजर डिमांड कर रहा है वो होनी चाहिए, और जो अनऑथराइज हैं, अनइंटेंडेड चेंजेस हैं, जिनका किसी ने नहीं कहा, कोई अनऑथराइज चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, दो बातें हो गई। चेंज मैनेजमेंट क्या कहती है, लेजिटिमेट चेंजेस को लेकर आओ और अनऑथराइज चेंजेस को प्रिवेंट करो। इसका बड़ा आसान हल है, उसका हल ये है कि हम 10 काम करते हैं, ये मैं क्विकली बता देता हूँ। जब यूजर से हमें कोई चेंज आती है तो हम उसको एक फॉर्म पे लिख लेते हैं, वो फॉर्म हमारा कहलाता है चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म। फिर हम चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म को क्या करते हैं, यूजर से अप्रूव करा लेते हैं ताकि एविडेंस हो जाए कि हाँ यूजर ने ही चेंज भेजी, चेंज रिक्वेस्ट की थी। फिर हमारा एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड हम बनाते हैं, उसको कहते हैं सीसीबी बोर्ड, चेंज कंट्रोल बोर्ड। वो क्या करता है, वो उस चेंज, प्रपोज्ड चेंज को या रिक्वेस्टेड चेंज को एनालाइज करता है और ये देखता है कि इस चेंज को करने में कितना वक्त लगेगा और इस चेंज की वजह से सॉफ्टवेयर में और कौन कौन सी तब्दीलियां आएंगी। और फिर वो ये देखता है कि क्या इसको करने से सॉफ्टवेयर में वाकई कोई बेनिफिट होगा भी कि नहीं होगा। इसको हम कहते हैं चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर ये इम्पैक्ट असेसमेंट पॉजिटिव हो तो हम चेंज का अप्रूवल लेते हैं, और जब चेंज का अप्रूवल हो जाता है तो फिर हम सॉफ्टवेयर को चेंज करते हैं। अप्रूवल के बाद गौर तलब बात यह है कि हम क्या करते हैं कि आप यकीन माने कि हमारी कंपनी के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हम उसको एक सेंट्रल लोकेशन पे, सेंट्रल डिपार्टमेंट के पास रखवा देते हैं, उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी। उसकी रीजन ये है कि अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास रहे तो ऑर्गेनाइजेशन को खतरा ये होता है कि ये कोई भी एम्प्लॉय उस सॉफ्टवेयर को बेच ना ले आगे, तो फिर वो सॉफ्टवेयर हमसे ले लिया जाता है और उसको एक डिजिटल लाइब्रेरी में मेंटेन किया जाता है। अब जब सॉफ्टवेयर में कोई चेंज आती है और वो चेंज अप्रूव हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम लाइब्रेरी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पुराने इस सॉफ्टवेयर का जो करंट वर्जन है उसका सोर्स कोड हमें दे दो। तो वो क्या होता है कि वो लाइब्रेरियन जो है वो पूछता है कि हाँ भाई पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास इख्तियार है इस सॉफ्टवेयर को चेंज करने का। तो हम उसको ऑथराइजेशन लेटर दिखाते हैं कि हाँ जी हमारे पास देखो ये परमिशन है। तो वो हमें क्या दे देता है, हमें पुराने सॉफ्टवेयर की जो करंट वर्जन है उसका एग्जीक्यूटेबल कोड और सोर्स कोड दोनों दे देता है। फिर हम क्या करते हैं कि सोर्स कोड में चेंज लेकर आते हैं, और जब चेंज लेकर आते हैं तो एक नया सोर्स कोड बनता है। अच्छा, उसके बाद जब सोर्स कोड से नया एग्जीक्यूटेबल कोड भी बनता है।
इसका मतलब हो गया कि अब हमारे पास चेंज से पहले वर्जन 10 था, जब चेंज कर दी तो वर्जन 11 हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि हम उन दोनों को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने जब वो दोनों वेरीफाई हो जाएंगे कि हाँ वर्जन 10 और वर्जन 11 में जो प्रपोज चेंज थी वो आ गई है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये दोनों कॉपीज हम कहाँ जमा करा देते हैं, दोबारा लाइब्रेरी के अंदर। और फिर हम जो नया सिर्फ नया वर्जन है उसको यूजर के पास लेके जाते हैं, उसको वहां से निकाल पुराने सिस्टम को निकालते हैं और नए सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं। तो ये तरीका है चेंज मैनेजमेंट का। चेंज मैनेजमेंट का मकसद क्या है कि आप जो भी काम करें आपका उसके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऑफिशियल परमिशन होनी चाहिए, और दूसरी बात, जो भी एक्टिविटी आप करें उसका प्रॉपर लॉग मेंटेन होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई शख्स सॉफ्टवेयर में गलत चेंज कर दे तो उसकी एविडेंस हो कि इसने क्या क्या चेंज की थी। तो चेंज मैनेजमेंट के 3 बड़े प्रिंसिपल्स हैं। पहली बात ये है कि जब भी कोई चेंज आए, जो लेजिटिमेट चेंज हो वो आए, जो अनऑथराइज चेंज है वो ना आए। दूसरी बड़ी बात ये कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं, हम इसको ऐसे रोक सकते हैं कि हम सॉफ्टवेयर जब भी कोई चेंज आती है तो उसका प्रोसीजर बनाए। वो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि चेंज रिक्वेस्ट आएगी, हम उसके फॉर्म उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसका अप्रूवल लेंगे, फिर हम यूजर को कहेंगे, डेवलपर को कहेंगे कि वो लाइब्रेरी के पास जाए, वहां से एग्जीक्यूटेबल सोर्स कोड निकलवाए, उसमें चेंज करे, चेंज करने के बाद वापस इन दोनों चीज़ों को लाइब्रेरी में जमा कराए और फिर डिप्लॉयमेंट करें। और इन सारी चीज़ों को क्या करें, डॉक्यूमेंट करता जाए। इन तमाम एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, लॉग्स मेंटेन करेंगे। तो एक्टिविटी को लॉग करना है नंबर 1, और एक्टिविटी करने से पहले हमें क्या चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर। और तीसरी बात, एक काम जो कर रहा है वो दूसरा अगला काम कोई और करेगा, लाइक डेवलपमेंट मैंने की तो टेस्टिंग कोई और करेगा। ये 3 बातें आप अपने जहन नशीन कर लें। नंबर 1 मैंने बताया, किसी काम को करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए। ऑफिशियल परमिशन को ऑथराइजेशन कहते हैं। दूसरी बात, जब आपके परमिशन है तो परमिशन के बाद जब आप काम शुरू करेंगे तो काम का क्या होना चाहिए, एक्टिविटी लॉग, एलओजी लॉग, हिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए कि आपने क्या क्या काम किया। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। हर बंदा, एक ही बंदा सारे काम नहीं करना चाहिए। क्यों, अगर सारे काम एक ही बंदा करेगा तो फिर गलती जो है, फिर उसके बाद जो काम है उस करप्ट में उसमें करप्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये 3 सुनहरे प्रिंसिपल अपने पास नोट कर लें। अनऑथोराइज चेंज को प्रिवेंट करना है, उसका तरीका क्या है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करें, नंबर 1। नंबर 2, ऑथोराइजेशन आपके पास हो, और तीसरा एक्टिविटी लॉग हो। एक्टिविटी लॉग दिन में 3 मरतबा दोहराना, एक्टिविटी लॉग, एक्टिविटी लॉग, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन। तीसरा मैंने क्या बताया था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो ये हो गई आपकी चेंज मैनेजमेंट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, अब इसको पढ़ लेना तो समझ आ गई। क्लियर? पेज तो नहीं बोल दिया मैंने आज? यस सर, क्या? क्लियर है। तो शुक्र है। और कोई सवाल किसी का? अच्छा, लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या है? लाइब्रेरी कंट्रोल सॉफ्टवेयर बेसिकली चेंज मैनेजमेंट को हेल्प आउट करता है। कैसे? हमने कोई सॉफ्टवेयर में चेंज लानी है तो हमें क्या चाहिए होगा, सोर्स कोड चाहिए। हमें क्या चाहिए, एग्जीक्यूटेबल कोड चाहिए। तो हम वो कहाँ से निकलवाएंगे, लाइब्रेरी से। तो जो इश्यूएंस एक्टिविटी है उसका रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन हो रहा है, लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी को थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, वो हमें क्या रिलीज करेगा, सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड। हम चेंज करेंगे, जो अपडेटेड वर्जन है वो वापस कहाँ जमा कराएंगे, लाइब्रेरी कंट्रोल में। तो दोबारा जो सबमिशन होगी उसकी एंट्री भी कौन प्रोसेस करेगा, Sir, are you there?
हेलो सर, क्लास हो रही है या ऑफ हो गई है? यानी मेरा ख्याल है कि शायद सर टेक्निकल इशू की वजह से ड्रॉप हो गए। आई थिंक मुझे कैंपस से कॉल आ रहा है। मैं सर सबको बता देती हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ। ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी यानी बोलिए। सर ऐसा है कि सर ऑफलाइन हो गए हैं और कैंपस से कुछ इशू आ गया है, जिस वजह से वो आप लोगों को कन्वे नहीं कर सक रहे, क्लास ऑफलाइन हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह संडे को होगी। चलिए ठीक है, थैंक संडे यू को वेरी मच। 7 to 9 होगी। जी हाँ जी जी, बिल्कुल। संडे को जो टाइम डिसाइड हुआ था वही वाला। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आपको थैंक यू।